ठीक है। नमस्कार, मैं हूं शाजी थॉमस। एशियन ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एशियन ग्रैंड न्यूज़ के संपादक कमलेश यादव जी। उनका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। हेडलाइंस पे चर्चा करते हैं अपन, जो अखबारों ने आज के प्रमुखता से छापा है। दिल्ली की खबर को लेकर आपकी आतिशी की पारी, मतलब आतिशी अब बनेंगी दिल्ली की मुख्यमंत्री। श्रमिकों को मिलेगा 5 रुपये में भरपेट भोजन, ये सीएम ने घोषणा किया है। एक और दूसरी अखबार ने अन्याय के बुलडोजर अब नहीं चलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश को जो है प्रमुखता से छापा है। हॉकी को लेकर है, खेल को लेकर है। चीन को हराकर भारत 5वीं बार बनी एशियन चैंपियन। एक और समाचार पत्र में पितृपक्ष के पहले दिन ही चंद्रग्रहण, दृश्य नहीं इसलिए सूतक अमान्य। रविवास सहित बालव व कौलव कारण योग। आपकी आतिशी की पारी को लेकर एक और अखबार ने छापा है। केजरीवाल की कुर्सी संभालेंगी अब आपकी आतिशी। तो इस पर अपन चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एशियन ग्रैंड न्यूज़ के संपादक कमलेश यादव जी। यादव जी, बताइए, अन्याय के जो बुलडोजर है वो नहीं चलेंगे, ये ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, ये मसला काफ़ी दिनों से चर्चा में है। पहले उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलना शुरू हुआ तो बुलडोज़र मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की बड़ी प्रसिद्धि हुई। उसके बाद फिर वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में भी, भारतीय जनता पार्टी शासित अन्य राज्यों में भी बुलडोज़र की संस्कृति घर कर गई। पिछले दिनों अभी मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई। एक आंदोलन में अल्पसंख्यक समाज के कुछ लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई, तोड़ फोड़ हुई, थाने में जाकर के उन लोगों ने उत्पात मचाया था। तो उसके जो सरपरस्त थे या रहनुमाई कर रहे थे, नेतागिरी कर रहे थे, वो मुस्लिम समाज से थे। उनके घर को तोड़ा गया। और इसी तरह की एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल हुई थी। अयोध्या के पास में एक सपा नेता, कथित सपा नेता के द्वारा एक नाबालिग कन्या के साथ जो कुछ हुआ था, उसको लेकर के उनका भी 3-4 एकड़ में फैला हुआ पूरा कॉम्प्लेक्स वगैरह ढा दिया गया। तो ये इस तरह की घटनाएं लगातार भाजपा शासित राज्यों में हो रही थी। वो हरियाणा में भी थोड़ा बहुत हुआ, राजस्थान में भी हुआ, असम में तो हो ही रहा है। तो उसकी वजह से कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी कि आप ही थोड़े न हैं, हम क्या करने के लिए बैठे हैं। हमारे यहाँ जो 4 स्तंभ हैं उसमें एक प्रेस भी है, तो न्यायपालिका क्या करेगी। अगर सीधा सीधा यही लोग सड़क पे उतर आएंगे, तोड़फोड़ करना शुरू कर देंगे, तो हमारे पास कौन आएगा। पहले हमारे पास तो आए, हम तो जांचें, हम तो देखें कि हाँ वो वाकई उनकी भूमिका उसमें कुछ है कि नहीं है। अगर है तो कानून में जो सज़ा का प्रावधान है वो उनको मिलेगा। आप तो सीधा, आपको ये पता लगा कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया है तो एक नोटिस सर्व कराई गई कि आपको नगर निगम से नोटिस दिया जा रहा है, आपने जो अवैध निर्माण किया उसको तोड़ा जाएगा, और फटाफट बुलडोजर चलना शुरू हो गया। तो इस पर रोक लगाने के लिए जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी जो मंशा थी कि थोड़ा कहीं हमको राहत मिले, उनको सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। और एक अच्छी पहल है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब हमारे यहाँ कोई व्यवस्था हो तो व्यवस्था के अनुरूप ही काम हो तो ज़्यादा बेहतर है। जी। एक प्रमुख खबर है, श्रमिकों को मिलेगा 5 रुपये में भरपेट भोजन, ये सीएम ने घोषणा किया है। धरातल पर क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, 17 सितंबर को भारत में विश्वकर्मा जयंती मनाने की एक परंपरा है। और विश्वकर्मा जयंती का मतलब सीधा सीधा अल्पशिल्पी भगवान विश्वकर्मा से जुड़ा हुआ मामला रहता है। तो इसमें ये होता है कि जो श्रमिक वर्ग है वो उनकी पूजा आराधना करता है। कल हमने देखा है पूरे देश में विश्वकर्मा जी की पूजा हुई। छत्तीसगढ़ में तो कई कार्यक्रम इस अवसर पर आयोजित किए। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन जी ने मुख्यमंत्री से मिल करके वो रायपुर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। और चूंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन था, इसलिए उस दिन को खास बनाने के लिए लोगों ने कई घोषणाएं करी है। उसमें घोषणा ये भी है कि श्रमिक क्षेत्र में 5 रुपये भरपेट भोजन के लिए खर्च करने होंगे और उनको इसका लाभ मिलेगा। तो ये व्यवस्था जो की गई है, श्रमिक क्षेत्र में इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जैसे कोरबा है, भिलाई है, आपका बिलासपुर है, रायपुर है, यहाँ श्रमिकों की संख्या छत्तीसगढ़ में पर्याप्त है, तो उनको इसका लाभ मिले। इसलिए विश्वकर्मा जयंती को श्रमिक दिवस के रूप में भी हम मानते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस होता है, उसको हम श्रमिक दिवस के रूप में भी यहाँ अपने यहाँ प्रदेश में मनाने की एक परंपरा है। तो उसके तहत ये व्यवस्था की गई है। और निश्चित ही मैं तो ये कहूँगा कि ये योजना जो है अगर पूरी तरह से फलीभूत होती है
तो सराहनीय है और श्रमिकों के और गरीब तबके के लोगों के हित में है। ये पूर्व में भी अन्नपूर्णा दाल भात केंद्र जो है जी हाँ, चलाया गया था। हाँ, उसमें कुछ खामियां आई, जिसकी वजह से पिछली सरकार ने उसको स्थगित कर दिया था, भूपेश बघेल सरकार ने। अब ये फिर से एक नए तरीके से उसको शुरू करने की जो पहल की जा रही है, स्वाभाविक है कि इसका वही बताया ना कि ईमानदारी से अगर इस पर काम किया जाएगा तो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। अगले हफ्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आतिशी बैठेंगी। जी, देखिए इस मामले में तो जैसे सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली शराब कांड में, केजरीवाल जी अंदर थे, 177 दिन के बाद उनको जमानत मिली और उसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप सचिवालय नहीं जाएंगे, कोई हस्ताक्षर नहीं करेंगे। तो वैसे ही हो गया कि दंतहीन सांड, वो क्या करेगा? अगर कोई काम वहाँ आप कर ही नहीं सकते मुख्यमंत्री के रूप में, तो 5-6 महीने बाद चुनाव है। जी जी। तो आप जब काम नहीं कर पाएंगे तो आपको भी मालूम है कि आप बेकार हो गए। तो उसके लिए फिर उन्होंने एक अपना गेम खेला। राजनीति में सभी करते हैं, आपने भी वही किया है कि उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को, अपने एक विधायक को, अपने एक पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता आतिशी को, जो मंत्री भी हैं, सिसोदिया का पूरा मंत्रालय वो संभाल रही हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया है। और कल मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे बधाई न दें, बल्कि अरविंद केजरीवाल जी को दें, जो मेरे बड़े भाई हैं, वही चीफ मिनिस्टर हैं। यानी नाम आतिशी का होगा, काम केजरीवाल करेंगे और लोगों के बीच में जाकर के वो अब यही कहेंगे कि देखिए देश की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने आपके प्रतिनिधि को, आपके विधायक को, आपके मंत्री को, आपके मुख्यमंत्री को कैसे परेशान किया है। अब उनको सबक सिखाने का अवसर आ रहा है विधानसभा चुनाव में, तो आप हमको जिताओ और जीत करके हम फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। तो ये उनकी एक राजनीतिक चाल है और होता है, सभी लोग चलते हैं, वो भी चल रहे हैं। जो दौर चला आ रहा है कि पति को अगर कुछ होता है तो पत्नी मुख्यमंत्री बनती है या हाँ, उससे बचाया इन्होंने। अपनी पत्नी सुनीता को ऐसे कयास लगाया जा रहा था कि उनको बनाया जा सकता है, गोपाल राय को बनाया जा सकता है, और भी कुछ लोगों के नाम चल रहे थे। लेकिन उन्होंने इन पर, आतिशी पर इसलिए खेला है गेम कि एक तो उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा, दूसरी चीज़ यह है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद पार्टी को संभालने में आतिशी ने बड़ी भूमिका निभाई और बड़ी दबंगई के साथ वो पार्टी की बात हर फोरम पे, हर मंच पे रख रही थी। इसलिए उनको इनाम स्वरूप मिला है। और उनकी पत्नी को तो बताया ना कि परिवारवाद का आरोप न लगे, इसलिए उनको बाहर रखा गया। जी, एक अखबार ने प्रमुखता से छापा है, शाह का ऐलान, इसी कार्यकाल में एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब इस 5 साल के अंदर जो है ये लागू हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से सरकार में है और उन्होंने कई ऐसे वादे किए थे जिसकी कल्पना आदमी नहीं कर रहा था कि इसको पूरा कर पाएंगे, तो उन्होंने किया है। और कुछ वादे पूरा करने में उनको अभी बड़ी कठिनाई भी आ रही है। तो एक राष्ट्र एक चुनाव वाला मामला भी ऐसे है कि प्रयास तो ये कर रहे हैं अपनी तरफ से। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी ने अपनी अनुशंसा भी कर दी है कि उसको इस तरह से किया जा सकता है। एक अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो उसका निष्कर्ष निकाला है, तो ये पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव के समय कहा गया था कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर भी उनके घोषणा पत्र में था कि हम इस पर काम करेंगे। तो ये घोषणा पत्र में है इनके और इनका प्रयास होगा। अब चूंकि कई साजी आपको भी पता है कि कई प्रदेशों में चुनाव अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में बड़ा अंतर है। कुछ तो चुनाव ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही शुरू होते हैं, वो मतलब संपन्न होते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनको लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में मान लीजिए 6 महीने का अंतर है, तो या तो 6 महीने का आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा उसको, और नहीं तो 6 महीना पहले अगर वहाँ चुनाव हो गया है तो आप 4.5 साल पहले कैसे सरकार को हटा देंगे। तो ये सब कठिनाइयाँ हैं और धीरे धीरे अगर प्रयास किया जाएगा तो सफलता मिलेगी। बस ये है कि 5 साल में नहीं होगा तो 10 साल में होगा। कुछ का कार्यकाल कम करके, कुछ का कार्यकाल बढ़ा के, ऐसा धीरे धीरे उसको लेवल में लाया जा सकता है। और ये लाभ भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ा लाभ होगा कि एक साथ अब आप देखिए, अभी कुछ राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, उन राज्यों में सारे काम धाम बंद हैं। ऑब्जर्वर इस प्रदेश से उस प्रदेश भेजे जाते हैं, प्रशासनिक व्यवस्था गड़बड़ाती है और बहुत सारा धन उससे हमारा बर्बाद होता है। एक साथ अगर होगा, मुझे तो याद है एक चुनाव हमने अपने बाल्यकाल में देखा है कि एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे और उससे हफ्ता 10 दिन 15 दिन का वो माहौल रहता था, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता था।
अभी तो पूरा वर्ष भर चलता है, कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है, तो स्वाभाविक है कि सारे काम शिथिल हो जाते हैं। उस प्रदेश में जहाँ चुनाव होता है वहाँ तो असर पड़ता ही है, दूसरे प्रदेशों में भी उसका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से असर पड़ता है। तो ये अगर ऐसी कोशिश केंद्र की सरकार कर लेती है कि एक साथ चुनाव हो, तो मुझे लगता है कि राष्ट्र का बहुत पैसा बच जाएगा इसमें। जी जी जी। अब हम चलते हैं कोरबा की खबरों को। और कोरबा में प्रमुखता से एक खबर लगी है, जिले के 11 रेत घाट खुलने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सस्ती दर पर शहर वासियों को रेत मिलेगा। रेत को लेकर बड़ा ही चर्चा में रहता है कोरबा शहर जो है, रेत को लेकर महंगे रेत बिक रहे हैं और ब्लैक में रेत बिक रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, शहर के मध्य से होकर एक नदी गुजरती है हंसदेव, जिसको और भी नदी नाले हैं, लेकिन हंसदेव का दोहन सबसे ज़्यादा होता है रेत के मामले में। चोरी खूब होती है रेत की। रेत माफिया यहाँ पूरी तरह से सक्रिय है और वो उसकी तरफ से कोशिश यही होती है कि जब बंद का समय होता है, बारिश के समय में आप नियमतः रेत नहीं निकाल सकते, तो उस समय वो रेत को निकाल करके बेचते हैं, तो स्वाभाविक है कि रेट कई गुना बढ़ जाता है। उसका लाभ रेत माफिया को भी मिलता है और उससे जुड़े हुए उस पर अंकुश लगाने के लिए जिन विभागों की जिम्मेदारी होती है उनके पास भी कुछ न कुछ पहुंच जाया करता है। और कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग, कुछ हमारी बिरादरी से जुड़े हुए लोगों को भी उसका लाभ मिलता है। तो कुल मिला के ये लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है और 2 नंबर की रेत लोगों के घर तक पहुंचाई जाती है। इससे 2 नुकसान होता है। एक तो रेत खरीदने वाला, जो अमूमन 600, 700, 1000 रुपये ट्रैक्टर में रेत मिलती है, वो इस समय आपको रेत 4000, 5000 रुपये में मिल रही है। तो एक तो ये नुकसान है। दूसरे, बारिश के समय में आप रेत जब निकालते हैं तो उससे जो पर्यावरण की दृष्टि से जो नुकसान होता है, नदी को, घाट को, वहाँ गड्ढे हो जाते हैं, तो उससे जो नुकसान होता है, ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रख करके ही उसको रोका जाता है कि आप बारिश में रेत नहीं निकालेंगे। कानूनी रूप से उसका वैध घोषित किया गया है। तो आप इन सब चीज़ों का उल्लंघन करके रेत का कारोबार करके पैसे तो कमाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो लोग काम करवा रहे हैं उनको महंगी दर पर खरीद कर अपना काम कराना पड़ता है। तो ये रेत के मामले में प्रदेश सरकार ने भी कई बार इस पर अपनी तरफ से अंकुश लगाने की घोषणा करी, जिला प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश करता है, लेकिन हर रोज़ हम लोगों को खबरें प्रदेश में मिलती हैं कि कहीं न कहीं जेसीबी जब्त हुआ, ट्रैक्टर जब्त हुए, गाड़ियाँ जब्त हुई। कोरबा में भी लगातार इस तरह की खबरें आती हैं, लेकिन काम है रेत का कि बंद होने का नाम ही नहीं लेता। एक तरफ कार्रवाई होती है तो वो उस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह रेत माफिया सक्रिय हो जाते हैं, वहाँ कार्रवाई होती है तो तीसरी जगह। तो कुल मिलाकर रेत का कारोबार करने वालों के लिए ये बारिश का जो समय होता है बड़ा ये स्वर्णिम काल होता है, और जो लोग उसके परोक्ष रूप से लाभ पाने वाले लोग होते हैं वो भी अपना लाभ इसमें लेते हैं, और कुल मिलाकर नुकसान पर्यावरण को और जो रेत खरीदते हैं उनको होता है। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, सबको कठोरता से कार्रवाई करना चाहिए। और एक चीज़ और आती है साजी इसमें कि जिन लोगों को घर बनाते समय रेत की ज़रूरत पड़ती है, तो कई लोगों का तो ये होता है कि भाई हमारा काम चल रहा है, हमारे पास रेत रखने की जगह नहीं है, तो बारिश से पहले वो रेत स्टोर नहीं कर पाते। तो अगर उनको चाहिए रेत, हालांकि इससे 2-4 मैं भी हुआ था, मैं भी एक निर्माण करवा रहा था, तो पिछले साल बारिश के समय में मुझे भी ऐसे लोगों से थोड़ी बहुत रेत खरीदनी पड़ी थी, लेकिन मैंने पहले स्टोर करवा लिया था काफ़ी। तो अगर पहले करवा ले तो आपको महंगी दर पर रेत खरीदने को विवश नहीं होना पड़ेगा, और फिर रेत माफिया जो आपका दोहन करते हैं उससे भी आप बच जाएंगे। तो ये कोशिश हम सबको भी करना चाहिए कि हम पहले कर लें, और नहीं तो फिर 1-2 महीना का प्रॉब्लम रहता है तो आप अपने काम को रोक दें और उसके बाद करें। तो हम भी बढ़ावा देते हैं, आम आदमी भी, कि हम चलो कैसे भी हो हमारा काम तो हो जाए, थोड़ा महंगा हमको भले पड़ रहा है रेत का सौदा, तो उस पर हमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन को मदद करनी चाहिए। जी, पितृपक्ष के पहले ही दिन जो है चंद्रग्रहण लग रहा है, लेकिन दृश्य नहीं, इसलिए सूतक अमान्य, ऐसा कहा जा रहा है, ये अखबार ने छापा है। जी जी, अब चूंकि आज से पितृ दिवस चालू हो गया है, पितृपक्ष चालू हो गया है और आज पहला दिन है, तो स्वाभाविक है कि इसमें जो इसके जानकार लोग हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, वो इसके बारे में जानकारी देते हैं कि आपको कैसे पितरों की सेवा करना है, पितरों को कैसे पानी देना है, उसके लिए पितरों की आराधना करने के लिए किस तरह के मंत्रों का उच्चारण आपको करना चाहिए, तो वो विधि बताते हैं। तो वही एक अखबार ने छापा है। और हिंदू मान्यताओं में तो यह है कि हमारे पितृ अगर इस आभा मंडल में कहीं भ्रमण कर रहे हैं, किसी दूसरी योनि में हैं, उनको मोक्ष नहीं मिला है,
तो ये 15 दिन का हर वर्ष 2 बार आता है। इसमें ज़्यादा इसकी महत्ता है, इसमें ज़्यादा लोग पितृ पक्ष को मानते हैं। और फिर गया जी जाना, धार्मिक स्थलों पर जाना, वहाँ जाके आराधना करना ईश्वर की कि हमारे पितरों को मोक्ष दो, और वो जिस राह पे मोक्ष के राह पर चलें, जब हमारा भी अंत हो तो हम भी उसी राह पर आगे बढ़ें, ये प्रेरणा अपने बाद वाले बच्चों को, अपने बच्चों को और समाज को देते हैं। तो ये एक हिंदू मान्यताओं पर यकीन करने वालों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है 15 दिन, जिस दिन वो अपने पितरों को, अपने गए हुए जो स्वर्गवासी माता पिता हैं, परिवार के 7 पीढ़ियाँ देखी जाती है। मतलब एक पीढ़ी तो हमारी हो गई, एक पीढ़ी हमारे नाना की हो गई और एक पीढ़ी हमारी ससुराल की हो गई। तो इनकी सबके 7 पीढ़ियों तक आह्वान करके और उनकी विदाई का एक ये पक्ष होता है 15 दिन का। और जो लोग गया जी जाते हैं ठीक है, और जो घर में होते हैं नहीं जा पाते वहाँ, तो अपना घर में बैठ करके वो पितरों को विधिवत उनको पानी देना, उनके लिए आराधना करना, ये सब कुछ करते हैं। और ये 15 दिन लगातार चलेगा। और इसके बाद तुरंत फिर नवरात्रि का पर्व आ जाएगा। फिर नवरात्रि का तो अब ये कुल मिला के एक शुरुआत जो होती है हिंदू धर्म में कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा, तो गणेश चतुर्थी हमने मनाई, फिर कल अनंत चतुर्दशी थी, कल भगवान विश्वकर्मा की जयंती मनाई, उनका प्राकट्य दिवस। अब ये 15 दिन तक हम लगातार अपने पितरों को समर्पित करेंगे। फिर उसके बाद 9 दिन हम नव दुर्गा की आराधना करेंगे, फिर दशहरा है, और उसके बाद फिर 20 दिन तक तैयारी करके और फिर दीपावली मनाएंगे। तो ऐसा एक क्रम चलता है जी। तो हेडलाइंस में आज बस इतना ही। आप हमें दीजिए इजाज़त और बने रहिए एशियन ग्रैंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।